शिक्षार्थियों, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे आपातकालीन प्रावधानों पर। शिक्षार्थियों, आप जानते होंगे कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के कारण भारत के संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। इसके साथ साथ भारत का संविधान भारत में एक संघीय प्रणाली की भी स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। लेकिन यह व्यवस्था साधारण परिस्थितियों में कार्यरत रहती है। हम सभी जानते हैं कि देश के सम्मुख अनेक बार ऐसी समस्याएं, ऐसे चुनौतियां आ जाती है कि उसमें इन साधारण कानूनों के हिसाब से शासन प्रशासन चलाना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार देश की एकता और अखंडता तथा स्थायित्व को जब खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए संविधान में कुछ विशेष प्रावधान हैं, जिन्हें कि हम आपातकालीन प्रावधान कहते हैं। आपातकालीन प्रावधान वास्तव में असाधारण और असामान्य परिस्थितियों में लागू किए जाते हैं, ताकि राजनीतिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था को सुरक्षा प्रदान की जा सके। उसके साथ ही साथ देश की एकता और अखंडता को भी सुरक्षित रखा जा सके। ब्राइस के अनुसार संघीय सरकारें दुर्बल होती हैं, क्योंकि उनमें शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। जब देश के सम्मुख आंतरिक और बाहरी खतरे उत्पन्न होते हैं, तो उस समय एकीकृत कार्रवाई की आवश्यकता होती है, और यह एकीकृत कार्रवाई की व्यवस्था आपातकालीन प्रावधानों के द्वारा होती है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जब देश के सम्मुख आंतरिक और बाहरी खतरे हों, तो उनसे निपटने के लिए आपातकालीन प्रावधानों की संविधान में आवश्यकता होती है। और यही सोचकर भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की। आइए अब हम जानें कि ये 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था। दूसरा, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर आपातकालीन व्यवस्था, जिसे साधारण भाषा में राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। तीसरे प्रकार का आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है, जिसे वित्तीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम विस्तार पूर्वक समझें कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल कब और किन परिस्थितियों में लगाया जाता है, तथा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर उसका हमारे शासन प्रशासन और नागरिकों के आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल 2 परिस्थितियों में देश में लागू किया जा सकता है। पहला, युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति, तथा दूसरा, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह। 1978 से पहले आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की बजाय इसके लिए जो व्यवस्था थी वह थी आंतरिक अशांति। इस प्रकार इन 2 परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे देश में या देश के किसी एक भाग में की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की पहली घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को नेफा क्षेत्र में चीनी आक्रमण के कारण हुई। यह घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा की गई। देश में यह घोषणा 1968 तक जारी रही। दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 दिसंबर 1971 का दिन भी हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन बन गया,
उस दिन बांग्ला युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तथा आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति बीवी गिरी द्वारा की गई। युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंध बने रहे, चीन से खतरा जारी रहा, इसलिए यह दूसरा आपातकाल समाप्त करने की औपचारिक घोषणा सरकार द्वारा नहीं की गई। इसके बाद 3 दिसंबर 1975 को देश में राष्ट्रीय आपातकाल की तीसरी बार घोषणा की गई। यह घोषणा पहली 2 घोषणाओं से अलग थी। इस बार आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई, जबकि 1971 में घोषित आपातकाल को समाप्त करने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई थी। इस प्रकार 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक देश में आपातकाल की 2 घोषणाएं लागू रही। इसके साथ ही साथ नागरिकों के मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताओं को भी निलंबित कर दिया गया। स्वाभाविक था कि इसके बाद यह मांग जोर पकड़ने लगी कि आपातकालीन प्रावधानों में कुछ ऐसे बदलाव किए जाएं कि जिसके कारण राजनीतिक दल या सत्ताधारी दल इसका दुरुपयोग न कर सके। उसके बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत मिला तथा मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में 44वां संविधान संशोधन लागू किया। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उन्होंने आपातकालीन प्रावधानों में कुछ सुरक्षात्मक बदलाव किए, जिससे कि इनके दुरुपयोग को रोका जा सके। इसमें जो पहला महत्वपूर्ण बदलाव था वह यह था कि पहले संविधान में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती थी, जैसी कि 1975 में की गई थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह अर्थात इंटरनल आर्म्ड रेबेलियन शब्द को इसमें शामिल किया गया। अर्थात अब आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव जो इसमें किया गया वह यह था कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल द्वारा की गई लिखित सिफारिश के आधार पर ही करेंगे, अर्थात वे मौखिक सलाह पर इस तरह की घोषणा नहीं करेंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव इसके द्वारा किया गया वह यह था कि लोकसभा के 10% सदस्य यदि संसद के विशेष अधिवेशन की मांग करते हैं तो आपातकाल के दौरान संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है, और यदि लोकसभा बहुमत से इस संबंध में प्रस्ताव पारित करे कि आपातकाल समाप्त कर देना चाहिए तो आपातकाल निष्प्रभावी हो जाएगा। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित आपातकाल को 1 महीने के भीतर संसद की स्वीकृति के लिए रखा जाता है तथा एक बार में संसद इसे 6 महीने के लिए विस्तारित कर सकती है, और इस प्रकार यह 6-6 महीने करके आगे बढ़ाया जाता है। आपातकाल की घोषणा होने पर जैसे कि हमने स्पष्ट किया कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदान किए गए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जो अधिकार है वे आपातकाल की घोषणा में भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। शिक्षार्थियों, इस प्रकार हमने अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल बाहरी आक्रमण या युद्ध या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है, और यह मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही घोषित होता है। यदि आपको कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमें
निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। शिक्षार्थियों, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आपने जाना कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल कब और किन परिस्थितियों में लागू किया जाता है। अब हम आगे दूसरे प्रकार के आपातकाल, जिसे हम कहते हैं कि अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण घोषित आपातकाल पर चर्चा करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करने का दायित्व संघीय अर्थात केंद्र सरकार का है। इसके साथ ही साथ इसी अनुच्छेद में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह सुनिश्चित करना भी संघीय सरकार का उत्तरदायित्व है कि सभी राज्यों का शासन संविधान के अनुरूप चले। इसी कड़ी में आगे अनुच्छेद 356 दूसरे प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था करता है। यदि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट भेजता है कि उस राज्य का शासन संविधान के अनुरूप नहीं चल पा रहा है, दूसरे शब्दों में हम कहें कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में आपातकाल या दूसरे शब्दों में कहे कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा होने पर या संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकाल की घोषणा होने पर कुछ विशेष प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। सर्वप्रथम तो राष्ट्रपति उस राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देते हैं तथा राज्यपाल, जो कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, उस राज्य में वास्तविक रूप से कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करने लगता है। शिक्षार्थियों, आपको ज्ञात होगा कि सामान्य परिस्थितियों में राज्यों में शासन मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद द्वारा चलाया जाता है, लेकिन वह शासन राज्यपाल के नाम पर चलाया जाता है। जब किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है तो उस राज्य की कार्यकारी शक्तियां भी केंद्र के नियंत्रण में आ जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य में वास्तविक रूप से शासन प्रशासन चलाने लगते हैं, जबकि साधारण परिस्थितियों में राज्य का शासन प्रशासन वास्तविक रूप से मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा चलाया जाता है और यह वे राज्यपाल के नाम पर करते हैं। न केवल कार्यकारी शक्तियों का, बल्कि आपातकाल के दौरान राज्य में जो विधायी शक्तियां होती हैं वे भी केंद्र के अंतर्गत आ जाती हैं। 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित होने पर राज्य की विधानसभा को भंग भी किया जा सकता है या उसे निलंबन की स्थिति में भी रखा जा सकता है, जिसे केप्ट इन सस्पेंडेड एनिमेशन भी कहा जाता है। उस दौरान जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है उसके लिए संघ सूची के विषयों के साथ साथ राज्य सूची के विषयों पर भी विधि निर्माण या कानून निर्माण का जो कार्य है वह केंद्रीय संसद द्वारा किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुच्छेद 356 के तहत जब किसी राज्य में
राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उस राज्य के ऊपर केंद्र सरकार या संघीय सरकार की शक्तियों का विस्तार हो जाता है। शिक्षार्थियों, हमने अनुच्छेद 352 में यह स्पष्ट किया था कि 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल को 1 महीने के भीतर संसद की स्वीकृति के लिए रखना अनिवार्य है। अनुच्छेद 356 के तहत घोषित आपातकाल को 2 महीने के अंदर संसद की स्वीकृति के लिए रखा जाता है। इसे एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जाता है और इस प्रकार 6-6 महीने करके अधिकतम 3 वर्ष के लिए इसे लागू रखा जा सकता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे 3 वर्ष से भी अधिक समय के लिए लागू रखा जा सकता है। यदि चुनाव आयोग इस संबंध में अपनी रिपोर्ट जारी करे कि उस राज्य में विधानसभा चुनाव सामान्य प्रकार से नहीं कराए जा सकते, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष से अधिक समय के लिए भी लागू रखा जा सकता है। शिक्षार्थियों, इस प्रकार हमने अनुच्छेद 356 के अंतर्गत दूसरे प्रकार के आपातकाल पर कुछ चर्चा की। यह जानना भी आवश्यक है कि भारत के संविधान के 356वां जो अनुच्छेद है वह काफ़ी विवादास्पद रहा है, क्योंकि केंद्र में जो सरकारें रही हैं उन्होंने विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को अस्थिर करने के लिए कई बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है। अनुच्छेद 356 केंद्र और राज्य संबंधों में तनाव का प्रमुख कारण रहा है। यह विभिन्न केंद्र राज्य संबंधों पर बने आयोगों ने भी स्पष्ट किया है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णयों में यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग होता है और सरकारों को इसके दुरुपयोग से बचना चाहिए। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए, अर्थात जब राज्य में स्थायी सरकार के गठन के कोई भी विकल्प न बचे हो तभी जो है अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाना चाहिए। भारत के संविधान में तीनों आपातकालीन प्रावधानों, जिनका हमने पहले भी उल्लेख किया, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 जिस पर हम चर्चा करेंगे, उनमें से सबसे अधिक जो दुरुपयोग हुआ है वह अनुच्छेद 356 का ही हुआ है। इस प्रकार अनुच्छेद 356 का प्रयोग बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए। यदि इसका दुरुपयोग होता है तो यह भारत में केंद्र राज्य संबंधों के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। शिक्षार्थियों, हमने अनुच्छेद 352 और 356 के अंतर्गत घोषित आपातकाल के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। अब हम अनुच्छेद 356 के बाद अनुच्छेद 360 जो कि तीसरे प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था करता है उस पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 360 भारत में वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था करता है। भारत के राष्ट्रपति यदि भारत के किसी भाग या भारत में वित्तीय अस्थिरता हो या भारत की वित्तीय साख को खतरा हो तो वे अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि भारत में अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की आज तक कभी भी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह जानना आवश्यक है कि यदि वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो उसका देश के शासन प्रशासन तथा नागरिकों के आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। शिक्षार्थियों, यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों के वित्तीय प्रशासन पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है, अर्थात केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय मामलों में निर्देश जारी कर सकती है। इसके अलावा राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित धन विधेयकों को संसद के विचार के लिए और राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि यदि राष्ट्रपति
वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देते हैं तो उस दौरान सरकारी कर्मचारियों, यहाँ तक कि उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में भी कटौती की जा सकती है। शिक्षार्थियों, हमने भारत के संविधान के अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 तथा अनुच्छेद 360 में दिए गए आपातकालीन प्रावधानों के विषय में समझा। इसके बाद यह जानना आवश्यक है कि आपातकालीन प्रावधान क्यों आवश्यक है तथा आपातकालीन प्रावधानों की किस आधार पर आलोचना की जाती है। यह स्वाभाविक है कि कई बार यह देखने में आया है कि आपातकालीन प्रावधानों का सत्ता पक्ष द्वारा दुरुपयोग हुआ है। इसलिए कई राजनीतिक विचारक और चिंतक आपातकालीन प्रावधानों की यह कहकर आलोचना करते हैं कि वे लोकतंत्र की भावना के खिलाफ हैं या वे संघीय प्रणाली की जो भावना है या संघीय प्रणाली है उसको समाप्त कर देते हैं। कई बार आलोचक यह भी कहते हैं कि आपातकालीन प्रावधान संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों को अर्थहीन कर देते हैं। इसके अलावा कुछ विचारक इस आधार पर भी आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना करते हैं कि इससे संविधान द्वारा राज्यों को दी गई स्वायत्तता समाप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि संविधान निर्माताओं ने संविधान में इस प्रकार के प्रावधानों की क्यों व्यवस्था की। संविधान लोकतांत्रिक है। संविधान निर्माता भारत में लोकतंत्र के साथ साथ संघात्मक व्यवस्था की भी स्थापना करना चाहते थे और उन्होंने निश्चित तौर पर संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान दिए जिससे कि भारत में एक सुदृढ़ लोकतंत्र और संघीय प्रणाली की स्थापना होती है। लेकिन यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि वास्तव में आपातकालीन प्रावधान न तो लोकतंत्र या लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है और न ही वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों को अर्थहीन करते हैं, बल्कि कई बार राष्ट्र के समक्ष ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिन परिस्थितियों में देश के लोकतंत्र के साथ साथ उसकी एकता और अखंडता को भी खतरा पैदा हो जाता है। अर्थात इन असाधारण और असामान्य परिस्थितियों में संविधान द्वारा स्थापित व्यवस्था के साथ साथ देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए भी आपातकालीन प्रावधान आवश्यक है। अब यह एक अलग विषय है कि आपातकालीन प्रावधानों का दुरुपयोग होता है। यदि हम देखें भारत के संविधान को पिछले 65 सालों में, तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे देश में जागरूकता आती है, जैसे जैसे देश में मीडिया और अन्य जो संस्थाएं हैं वे मजबूत होती हैं, तो आपातकालीन प्रावधानों का दुरुपयोग रुक जाता है। आपातकालीन प्रावधान आवश्यक है और इनके दुरुपयोग को हम रोक सकते हैं। शिक्षार्थियों, संविधान में दिए गए आपातकाल वास्तव में सेफ्टी वाल्व की तरह हैं। जब व्यवस्था पर कोई आंतरिक या बाहरी संकट हो तो उस परिस्थिति में इन प्रावधानों का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। आपातकालीन प्रावधान देश की रक्षा और एकता और अखंडता के लिए आवश्यक हैं। इनका दुरुपयोग रोका जा सकता है यदि राजनीतिक दल और आम जनता यह ध्यान रखें कि ये केवल सुरक्षात्मक उपाय है, ये असाधारण परिस्थितियों में ही इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षार्थियों, इस अंक में हमने पढ़ा कि भारत के संविधान में कौन कौन से आपातकालीन प्रावधान हैं। भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 तथा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता तथा वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है। यदि आपको कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।
जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बहुत। कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बन के दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर। NIOS के साथ आप भी जुड़िए NIOS के संग।